ये 10th चैप्टर था। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो देखा हुआ है ऑप्शंस, क्लोज कर्व तक हो गया था और उसके बाद ये स्ट्रेच एंड स्केल नोट्स भी हो गया था, राइट। अलाइन नोट्स ये भी हो गया था। इसके बाद था रिफ्लेक्ट नोट्स, जिसके बारे में बताना था मैं। रिफ्लेक्ट नोट्स क्या करता है, वो सिमेट्री रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप सपोज ऐसे बनाना है, सपोज एक घड़े का शेप बनाना है सपोज ऐसे, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट में अगर हमको बनाना रहता तो हम कंट्रोल के साथ ऐसे पलट ही सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम चाहते हैं कि इंटरैक्टिवली इधर का कोई हम कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इधर का भी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है। ये चीज़ तब हम कर पाएंगे, मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इंटरैक्टिवली अगर करना है, मतलब रियल टाइम में, जैसे हम एक तरफ कर रहे हैं दूसरी तरफ भी चेंजेस होता रहे, ऐसा हम चाहते हैं। तो उस केस में पहले उसको पलट देते हैं और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों लाइंस इधर और इधर का, और उसके बाद हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो ये है कि हम शेप टूल ऑन कर लेंगे। जैसे शेप टूल हम ऑन करते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमें जो लाइन दिख रहा है वो रेड कलर में दिख रहा है एक तरफ ब्लू कलर में दिख रहा है नोट्स, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने कंबाइन अभी नहीं किया हुआ है। अगर कंबाइन किए रहते तो दोनों एक ही कलर में, यानी कि ब्लू कलर में आता है, लेकिन एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू, और हमने शेप टूल से सिलेक्ट किया है। ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग शेप टूल से तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर लिए होंगे, अगर एक से ज़्यादा लाइन हो तो। लेकिन यहाँ पर ये लाइन ऑलरेडी और ये लाइन को हमने केवल पलटा हुआ है और इसको हमने शेप टूल से सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार फिर से देख लिया जाए हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने किसी भी तरह का कोई एक शेप बनाया है, सपोज पेन टूल से या फ्री हैंड टूल से सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सपोज शेप टूल हमने ऑन किया फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा शेप में चेंजेस कर लें प्रॉपर वे में, डबल क्लिक करके थोड़ा सा शेप में और परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ इस तरह का शेप हमने लिया, ठीक है। अब इसको हम पलटते हैं। एक काम करते हैं, पलटने के पहले अगर हम चाहें तो कुछ और लाइंस को हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ऊपर है कि हम किस पर्टिकुलर पॉइंट से हम चाहते हैं इस रिफ्लेक्ट नोड ऑप्शन को यूज़ करना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही लाइन को लेके चलें तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। अगर हम डिटेलिंग में ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें शेप में थोड़ा सा जो भी डिटेलिंग देना था अभी हमने दे दिया डिटेलिंग। हम सपोज इसको इधर से सपोज स्ट्रेट करना चाह रहे थे, तो अगर हम सपोज इस पर क्लिक करते हैं, इस पर अगर हम क्लिक करके स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे आए, लेकिन यहाँ से एकदम परफेक्टली ऐसे स्ट्रेट हो जाए। सो अगर हमने इस पर क्लिक किया, सब अभी हम दोनों को कंबाइन किया हमने, एक मिनट, शायद हमने नहीं अभी कंबाइन नहीं किया। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अरेंज में आकर के सपोज हमने कंबाइन किया, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सपोज यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया। ओके, एक फ्लावर वास की तरह हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप हम तैयार करना चाह रहे थे। एक तरफ का ऑलमोस्ट लगता है हो गया है, एक बार चेक कर लें। हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट सेंटर से यहाँ तक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका कॉपी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम इसके साथ सटे में करेंगे तो बहुत अच्छा शेप तो नहीं लगेगा। फिर
थोड़ा सा विड्थ देना चाह रहे हैं हम इसको, क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे पलटने के बाद इधर जो है नेक बहुत जो है पतला हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा और गैप रहे, जैसे अगर मान लो इस तरह का शेप रहता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं। बेस पॉइंट को चेक किया जाए, बेस से अभी और थोड़ा सा इधर कर, थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग जैसा मॉडिफिकेशन करना चाहें कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा और फैला लेते हैं सपोज यहाँ तक। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी डिज़ाइन बना सकते थे। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम पलट लेते हैं और इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है, एकदम इधर कोने तक ले आते हैं। इसके साथ ये एकदम जंक्चर पर सपोज यहाँ तक कंट्रोल दबाए रखना, नहीं तो मूवमेंट करते समय ऊपर नीचे हो जा सकता है। कंट्रोल के साथ एक ही सीध में रहेगा, ठीक है। अब इस गाइडलाइन को हम हटा दे रहे हैं सपोज, और इन दोनों को हम पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप है पिक टूल से सिलेक्ट करना, और सेकंड स्टेप जो है हम लोग यूज़ करेंगे शेप टूल का। अब हम शेप टूल ऑन कर रहे हैं, दोनों तरफ सेलेक्ट किए हुए हैं शेप टूल से। सारे नोड्स को सिलेक्ट कर लो एक साथ, और इसके बाद हम इस ऑप्शन को यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम चाह रहे थे कि इन दोनों पेयर को थोड़ा सा सपोज फैलाना चाह रहे हैं, जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट जा रहा है, राइट। कंट्रोल के साथ करेंगे तो उसी सीध में चलना चाहिए, कंट्रोल और शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। यानी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर न कंट्रोल ज़्यादा काम कर रहा है न शिफ्ट काम कर रहा है, ये फ्रीली मूव कर रहा है। ओके, हमने सपोज इसको चाहे यहाँ तक होना चाहिए, और फिर अगर हम यहाँ पर लगता है ना डिटेलिंग कुछ कम रह गया है, हम इसमें और डिटेलिंग लाना चाहते हैं, वायर फ्रेम में आ जाते हैं। हम सपोज़ ये चाह रहे थे कि कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट जो हम कर रहे हैं ये करना है सब। इस जगह हम चाह रहे थे थोड़ा सा इधर कर्व रहे, ऐसे सिमिलर कर्वेचर इधर भी रहना चाहिए। तो मैन्युअली ड्रॉ करने में तो प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई नोड्स नहीं है, लेकिन डिटेलिंग यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर नोड्स ऐड करेंगे। तो नोड्स हम ऐड करते हैं, सपोज़ यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया। ऑब्ज़र्व करना, यहाँ पर जैसे ही हम नोड ऐड करेंगे, चूँकि हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन है जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली, अगर ये ऑन है तो अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम क्लिक करते जाएंगे, तुम देखना इधर 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 ऑटोमेटिकली जो है नोड्स ऐड हो जाएगा। देखा जाए तो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली हमने ऑन किया हुआ है, और शेप टूल से ये पूरा का पूरा दोनों तरफ का लाइन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम डबल क्लिक करते हैं, देखो इधर भी नोड ऐड हुआ। डबल क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, नोड ऐड होता जा रहा है। हम सपोज चाह रहे थे कि इन दोनों में थोड़ा सा बल्ज हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए, तो हम ट्रैक करते हैं बाहर की तरफ। सपोज़ बेजियर हैंडल के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं, उतना ही एडजस्टमेंट दूसरी तरफ भी हो रहा है। अभी नहीं हुआ, कारण क्या है, सिलेक्शन अगर ऑफ हो जाता है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, सिलेक्शन को दोबारा ऑन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिटेलिंग के लिए ये बहुत ही अहम ऑप्शन हम लोग को नज़र आ रहा है, राइट। तो अब जब ये हो गया सारा चीज़, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके, चलो ठीक है, अब हम व्यू एनहांस्ड में आ जाते हैं वापस। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अरेंज में जा करके कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करने के बाद बीच के जो नोड्स हैं ये सब, इसको हम ब्रिज अप करना चाहते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। उसी तरह से नीचे की तरफ हम कर देते हैं, सेलेक्ट करके सपोज जॉइन टू नोड्स, वो अपने ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा बीच से ये उठ गया है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छा प्रोफाइल के साथ इधर दिख रहा है। हम यहाँ पर कोई कलर करना चाहते हैं सपोज, तो हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। सो कंट्रोल के साथ
सपोज थोड़ा सा रेड जैसा भी। अब इधर का तो ठीक है, अंडरस्टूड है, ये प्रोफाइल सही लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ का जो प्रोफाइल है अभी हमको बहुत सही नज़र नहीं आ रहा है। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसे कलर वाइट फिल कर देते हैं। और ये तो पता होगा कि व्यू में जाकर के अगर स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन रहेगा, स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऑन है, तो हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हम मिलान कर सकते हैं, एग्जैक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर मिल जाएगा। तो हम वायर फ्रेम में आ जाते हैं एक बार, ताकि हम प्रॉपर्ली देख सकें। ठीक है, इधर अभी थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे और ये स्नैप कर गया। व्यू में जाकर के एनहांस्ड ऑन कर लेते हैं और हम देख लें कि ये एक फ्लावर, एक वास का फॉर्म ये ले लिया। हाँ, हम और भी डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते थे अगर हम चाहें तो। सब हम चाहते थे कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एंड शेड हो जाए, यहाँ पर भी थोड़ा लाइट एंड शेड हो जाए, और सिमिलरली नीचे की तरफ भी थोड़ा लाइट एंड शेड हो जाए, राइट। तो इसके लिए हम लोग इसी संदर्भ में एक बात कहना चाह रहे थे कि सपोज एक रेक्टेंगल लिया हमने, और उस रेक्टेंगल को नॉर्मली हम लोग तो कलर कर सकते थे। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जिसे कहा जाता है फाउंटेन फिल, इंटरैक्टिव फिल इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव फिल कहाँ पर मिलेगा? अगर हमारा विंडो मेनू में देखना, ध्यान दे करके कि ये जो मेनू है ना, ये भी बड़े में दिख रहा है। इसको अगर हम छोटा करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इसके लिए हमको कुछ सेटिंग करना पड़ सकता है। यहाँ पर विंडो के अंदर टूल बार्स है, टूल बार्स के अंदर है डिफ़ॉल्ट बटन साइज़। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 ऑप्शंस आएंगे। तो विंडो के अंदर कहाँ पर था? टूल्स के अंदर था कि विंडो के अंदर था? टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर, विंडो के अंदर था, टूल बार्स। ठीक है, टूल बार्स के अंदर डिफ़ॉल्ट बटन साइज़, इसको हम मीडियम कर दिए सपोज़। तो जैसे मीडियम किया हमने, देख रहे हैं हम यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस बढ़ गए। और अगर हम टूल्स के अंदर, सॉरी विंडो के अंदर, अगर हम टूल बार में जाकर के डिफ़ॉल्ट बटन साइज़ को स्मॉल कर देंगे, जो कि शुरुआत से ही था, तो हमको बहुत छोटे छोटे बटन्स नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट वो सारे बटन्स जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमको नहीं दिख रहा था, ऑलमोस्ट वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। इन केस अगर हम बटन्स को थोड़ा मीडियम साइज़ में रखना चाहते हैं, तो इट्स अप टू अस क्या करना है। डिफ़ॉल्ट में जा कर के मीडियम कर देते हैं। ओके, यहाँ पर होता क्या है कि जब टूल्स हिडन हो जाए ड्यू टू लार्ज साइज़, जैसे हमने यहाँ से डिफ़ॉल्ट में जा कर के हमने लार्ज साइज़ कर दिया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ जो हम बताना चाह रहे थे वो था ये कि यहाँ पर ये एक ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। ये डिनोट कर रहा है कि जो बटन्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सपोज़ कोई बटन नहीं दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो रेस्ट ऑफ द बटन्स जो है दिखने लगेगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इस एरो पे, हम देख सकते हैं ये फाउंटेन फिल अब यहाँ पे दिखने लगा। तो अपने ऊपर है, हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज जैसे भी करके रखना चाहते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल मीडियम रखते हैं। टूल बार्स के अंदर हम यहाँ से मीडियम कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ से दिख रहा है ये है इंटरैक्टिव फिल टूल। इंटरैक्टिव फिल टूल क्या करते हैं? जैसे हम इसको क्लिक करेंगे और सपोज क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं, हम देख रहे हैं ये ब्लू से वाइट, ये ग्रेडियंट फिल यानी कि ग्रेडेड वे में क्रमवार तरीके से ये ब्लू से वाइट की तरफ आ रहा है अभी कलर। इसको ग्रेडियंट फिल भी कहते हैं। ठीक है, या इंटरैक्टिव फिल भी कह सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हमको यहाँ पर सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट एंड शेड डालना है, इसके लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा भी लाइट कलर है यहाँ पर, ठीक है, हम
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे सपोज़ हम ये चाह रहे थे, ये इंटरैक्टिव फिल जो हमने किया है इसका कलर में तब्दीली करना चाहते हैं, तो हमने ऐसे क्लिक किया यहाँ पे, हमें जो कलर देना है, सपोज़ हम चाह रहे थे कि इधर वाले जो वाइट पोर्शन है इसको हम कोई और कलर देना चाहते हैं तो हम बिल्कुल दे सकते थे। तो हम जो बता रहे थे यहाँ पे कि ग्रेडियंट फिल में कैसे कंट्रोल्स को हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब हमने फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये अभी फ्लैट कलर दिया हुआ है और हम चाहते हैं ये ग्रेडेड वे में कलर चेंज करता हुआ दिखे, तो इसे कहा जाता है इंटरैक्टिव फिल टूल। जो क्लिक कर रहे हैं और शिफ्ट के साथ जब हम ड्रैग कर रहे हैं, सीधा रखने के लिए हम शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, नहीं कंट्रोल शायद नहीं, कंट्रोल में शिफ्ट काम वाला, ये देखना पड़ेगा, शायद शिफ्ट से हो रहा है कंट्रोल, ये चेक कर लीजिएगा कि शिफ्ट या कंट्रोल किससे जो है सीधा चल रहा है। तो स्टार्ट टू एंड हमने अभी जो ये इंटरैक्टिव फिल टूल को ड्रैग किया हमने, ये ब्लू से लेकर के वाइट तक जा रहा है। तो इन केस अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो लास्ट में जो वाइट कलर हो रहा है इसका कलर कुछ और दे दें, और इंटरमीडिएट एरियाज़ में कुछ और भी कलर देना चाहते हैं इन सब जगहों पे, तो वो कैसे कलर चेंज होगा, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम एक काम करें, जैसे हम एंड कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही से आ जा रहा है एक कलर ऑप्शन, इसको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको जैसे हम क्लिक करके नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो कलर दे देगा। सपोज क्लिक किया हमने और यहाँ पर दे दिया सपोज हमने येलो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने कलर दे दिया सपोज़ येलो, और तो यहाँ पर ये येलो कलर का हो गया सपोज़। अगर हम बीच में कोई और कलर देना चाहते हैं तो एक काम करेंगे, जहाँ हम एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक करने से क्या होगा, एक नया नोड ऐड हो जाएगा जो कि इंटरैक्टिव फिल टूल का नोड होगा। सो थोड़ा जूम कर लें, डबल क्लिक। अब यहाँ के लिए कौन सा कलर हमें चाहिए ये ऑलरेडी हमसे पूछ रहा है, चाहे ऐसे दो चाहे ड्रैग करके ला करके रखो, बात एक ही है। अगर ड्रैग करके ला रही हो तो ये ध्यान रखना कि जैसे इसका जो टिप है, ये एरो का जो टिप है वो इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तीर का निशान का जो टिप है वो इसके ऊपर जैसे ही आ गया वो कलर वहाँ पर ले लिया। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है, ड्रैग करने में दिक्कत है, तो यहाँ से ऑलरेडी ये काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम देख सकते हैं, और ये कलर ले रहा है। सिमिलरली अगर हमको और भी जगह कलर्स चेंज करना है तो अब यहाँ पर जैसे देखने में दिक्कत हो रही है ना, वो डॉटेड लाइन दिख नहीं रहा है, ग्रेडियंट टूल इंटरैक्टिव फिल टूल ऑन भी कर रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन बहुत हल्के में दिख रहा है, राइट। तो व्यू में जाकर के जब हम सिंपल वायर फ्रेम करेंगे, वायर फ्रेम में भी ये कलर दिखाने के लिए मजबूर है। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कलर कुछ और दे देते हैं, सपोज देते हैं ग्रीन, और यहाँ से हम क्या कर सक रहे हैं दिख रहा है, यहाँ पर जो है जो पर्टिकुलर कलर हमने चूज़ किया हुआ है उसका लाइट एंड शेड है, नीचे की तरफ शेड होगा, ऊपर की तरफ लाइट होगा, या इधर जितना हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ये प्योर कलर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जितना हम इधर आ रहे हैं उतना टिंट हो रहा है। टिंट का मतलब कलर में वाइट मिक्स हो जाना, और जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये कलर में शेड ऐड हो रहा है, यानी कि ब्लैक ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का कलर्स चाह रहे थे, और इसके बाद हम एनहांस डाउन कर लेते हैं और हम देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। हमारे सामने एक अजीब सा एक हैंडल जैसा आ रहा है, ये क्या काम करता है ज़रा देखा जाए। इसको क्लिक करके जब हम ड्रैग करते हैं, ये देखो, इसका काम है रोटेट करना जो ग्रेडियंट फिल हमने किया हुआ है। हालांकि रोटेशन क्लासिकली वैसे भी हो जाता था, इसके लिए हमको करना ये पड़ता था कि अलग से कोई हैंडल नहीं आता था। इनफैक्ट ये जो है, ये जो मेरा जो डॉटेड लाइन है ना, इटसेल्फ इसको केवल हम ड्रैग करते इधर उधर तो वो वैसे भी रोटेट हो जाता था। क्लिक करके हम ड्रैग कर रहे हैं, सपोज इधर 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 अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो वैसे भी रोटेट हो रहा है। पता नहीं क्यों अननेसेसरीली एक ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पर ये रोटेट करने के लिए। सो अगर हम नहीं चाहते ये हैंडल दिखे तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल में अभी हैं
ये ऑलरेडी हम इंटरैक्टिव फिल टूल में है, और इंटरैक्टिव फिल टूल के जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ पे है? इंटरैक्टिव फिल टूल के जो ऑप्शंस हैं, जब हम क्लिक करके ड्रैग करें, सपोज़ ये कलर कुछ लिया हमने, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इसका नाम क्या ज़रा देखा जाए, फ्री स्केल एंड स्क्यू। ये जो ऑप्शन है ना, फ्री स्केल एंड स्क्यू, इसको अगर ऑन कर देंगे तो ये वैसे भी कट हो जाएगा। सो हम नहीं चाहते हैं, अननेसेसरी हमें लग रहा है, इसको हम ऑफ़ कर दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये था कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो किया जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड स्क्यू नॉट रोटेट, तिरछा कर रहा है, पता नहीं क्यों। हम लोगों को तो न स्क्यू में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, ना रोटेट में नज़र आ रहा है कोई, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही होना है। अगर होल ऑब्जेक्ट रहता है समथिंग लाइक दिस, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो इसमें स्क्यू का मतलब हमें समझ में आता है, स्क्यू का मतलब हमें समझ में आता है, रोटेट का मतलब समझ में आता है। जब उससे कलर फिल कर रहा है तो काहे का स्क्यू, खैर हमारी समझ के थोड़ा परे हो रहा है। मैं भी बाद में अगर कुछ डिस्कवर करें तो हम बता सकते हैं इसमें। अब हम चाह रहे थे अल्टीमेटली इसके ऊपर भी हम इसी तरह का कुछ इफेक्ट लाना चाह रहे थे। सपोज़ थोड़ा बहुत कलर मिक्स कर लेते हैं सपोज़, और हम चाह रहे थे यहाँ पर लाइट एंड शेड आ जाए कुछ, तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, सपोज़ इंटरैक्टिव फिल टूल, क्लिक करके ड्रैग करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ओके। और हम चाह रहे हैं डबल क्लिक, यहाँ पर भी एक डबल क्लिक, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्लिक, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। अच्छा ये झटका ले रहा है, ओहो ये कितना गैप ले रहा है ये देखना होगा। ये हर एक मूवमेंट में कुछ ना कुछ गैप ले रहा है, कुछ इसमें कैलकुलेशन ज़रूर लग रहा है। तो हम बाहर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं नज डिस्टेंस, इसको और कम कर ले जा रहा है। अब चेक करें कि क्या सिचुएशन है, एक बार फिर से, मुझे पता नहीं लेकिन एक बार चेक करना चाह रहे थे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि नज डिस्टेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। बाहर क्लिक कर लेते हैं, इसका नज ऑफसेट से कोई मतलब नहीं है, चाहे हम जो भी वैल्यू रखें। हो सकता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट से कोई मतलब है क्या? हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को अगर ऑफ़ कर देते हैं, सपोज़ इन केस अगर ऐसा कुछ हो तो नहीं, इसका अपना कुछ एल्गोरिदम है, इसका कुछ अपना कॉन्सेप्ट है जो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो ऑप्शन नया है फ़िलहाल। कुछ ज़रूर ऐड होगा तो हम ज़रूर बताएंगे इसमें। एक काम करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने पर भी हमें दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही ये स्टेप ले रहा है इस तरह से। अल्टीमेटली एक और चीज़ फाइनली देखें कि इससे भी कुछ तो नहीं हो रहा है, तो एडिट फिल ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर फ्लो के स्टेप्स हैं, यहाँ 256 स्टेप्स है, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। मुझे नहीं लगता इससे कोई मतलब हुआ है, एक बार बढ़ा कर देख लेते हैं, ऐसे हमें डाउट है फिर भी। नहीं उसी तरह से, खैर कोई बात नहीं। क्या शेप टूल का यहाँ पर कोई काम है? कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो थोड़ा सा जूम आउट कर लें और हमें मजबूरन एक और स्टेप लगाना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा डार्क करना चाह रहे हैं, तो इसको क्लिक कर लिए, जाहिर से बताए नोड कलर आ जाएगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस पर क्लिक करते हैं और इसको ऑलमोस्ट उसी तरह का डार्कनेस देना चाह रहे थे। और फिर यहाँ पर भी हम चाह रहे थे 3 नोड्स ऐड करें, 1, 2 और 3। ये अच्छी बात है, हम जहाँ पर क्लिक कर रहे हैं वहीं पर तो नोड ऐड हो रहा है, राइट। अब हम चाह रहे थे सेम यही कलर रिवील हो जाए। इसमें जो क्लिक कर रहे हैं, इसमें जो कलर है, अब ये कलर का क्या कोड है इसको हमने सपोज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ देखो हेक्साडेसिमल कोड आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, हमको एग्जैक्ट कलर चाहिए। तो उसके इसमें क्या करेंगे, इस पर क्लिक किया हमने और अंदर क्लिक करके जो ये हमें हेक्साडेसिमल कोड दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कमांड दे रहे हैं। और इसके बाद हम सपोज़ टू सम एक्सटेंट यहाँ पे हम सेम कलर चाहते हैं आ जाए, तो डबल क्लिक किया हमने, एक्सट्रैक्ट नोड ऐड कर दिया और यहाँ पर कंट्रोल V दबाएंगे यानी कि पेस्ट, और एंटर। वो कलर ले लेना चाहिए।
नहीं लिया, माय गुडनेस, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर हमने कलर तो कॉपी कर लिया था, ये तो बेईमानी है। ये है, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, क्लिक किया हमने, और पेस्ट अगर हम करते हैं, ये चेंज तो हुआ, एंटर नहीं करने दे रहा है, माय गुडनेस। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही सही, आई ड्रॉपर टूल है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, ऐसा नहीं समझोगे तो ऐसे ही समझो। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रहा है, अगर हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कलर चेंज करना है तो इसने, आई डोंट नो क्यों ऐसा किया इन्होंने, ये लोग चाहते तो वो कर सकते थे। आई ड्रॉपर टूल से हम लोग प्रीवियस कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वही कलर वहाँ से कॉपी होकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेस्ट हो जाएगा जहाँ पर हमने सिलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब हम चाह रहे थे, एक मिनट, अब यहाँ पे हम चाह रहे थे, एक मिनट अगर हम दिखा पाए तो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चाह रहे हैं कि ये वाला कलर आ जाए, सेकंड वाला। कैसे आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल हमको दिख रहा है और साफ तरह हम देख सकते हैं ये आई ड्रॉपर टूल, हम उस पर क्लिक कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली वही कलर ले लिया, राइट। ओके, अब इस पर हम क्लिक करते हैं और सेम वही प्रोसेस को हम दोहरा सकते थे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमने ऑप्शन चुना हुआ है, लेकिन इससे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते थे। खैर जो भी है, यहाँ पर ये स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी दिमाग में आ सकती थी, ये स्ट्रेट क्यों, ये भी कर्व होना चाहिए था। सो अगर हम यहाँ पर एनवेलप टूल ऑन भी करते हैं, सपोज़ एनवेलप टूल ऑन करके अगर इसको ड्रैग करते हैं सपोज़, क्या इसका इससे कोई वास्ता है भी या नहीं, चेक कर लेते हैं। एनवेलप टूल ऑन करके सपोज़ इस पर क्लिक किया हमने और हम चेक करते हैं, नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पर हमने केवल ये समझाने के लिए मैंने इस ऑप्शन को यूज़ किया, इंटरैक्टिव फिल टूल को, ताकि हमको अगर डिटेलिंग में फिल करना हो तो हम कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये एक्चुअली बेंड नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। फोटोशॉप में हम ले जा कर के इसको बेंड कर सकते थे, फिर कोरल ड्रॉ में दिक्कत है। इंटरैक्टिव फिल टूल का मतलब समझ में आया। हम आउटलाइन चाहे तो नन कर सकते थे, आउटलाइन गायब कर दिया हमने। इसका भी आउटलाइन गायब करना चाहो राइट क्लिक करके यहाँ से भी आउटलाइन गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आउटलाइन गायब करना बहुत सही नहीं लग रहा है, खैर जो भी है। सो खैर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे हम लोग ये रिफ्लेक्शन टूल का यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था समझना। और रिफ्लेक्शन टूल जो है हम लोग को कहाँ दिख रहा था, हम लोग को दिख रहा था जब हमने दो शेप बना के रखे थे और दोनों को सिलेक्ट पिक टूल से किया, फिर शेप टूल ऑन कर लिया इसके बाद ये रिफ्लेक्शन टूल दिख रहा था। तो जिस तरह से हॉरिजॉन्टली ये रिफ्लेक्ट कर रहा था, उस तरह से वर्टिकल भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक बता दिए, दूसरे के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। बस वो जो अरेंजमेंट वैसे था, अब ये अरेंजमेंट ऐसे रहेगा जो भी है। अब इसमें वर्टिकली शिफ्ट होगा, तो ऐसा कुछ करना नहीं। ये ऑलरेडी पता है, ये था इलास्टिक मोड, राइट, ये भी पता है। अब ये क्या भी है, जरा चेक किया जाए। सिलेक्ट ऑल नोड्स, कोई दिक्कत नहीं है। सारे नोड्स को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल नोड्स कर लेंगे, सारे नोड्स सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ये भी समझ में आ गया। तो शेप टूल का ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस बता दिए गए हैं। इसमें एक दो साइज छोटा हुआ है। अच्छा ओके, ये कोई ख़ास नहीं है। ये नोड ऐड करने के लिए है और ये नोड जाहिर सी बात है रिमूव करने के लिए होगा। एक बार चेक कर लें। डिलीट नोड्स, ये ऑप्शन ज़रूरत ही नहीं इन सबों का। वैसे भी नोड्स ऐड और रिमूव कैसे किया जाता है पता है, ये शेप टूल से। यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है रेक्टेंगुलर, इसका मतलब क्या है ज़रा देखा जाए। हम लोग शेप टूल से जब सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सिलेक्ट करता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही सिलेक्ट करता है ना।
ये ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्ट ना हो करके वो किसी भी फॉर्म में सिलेक्शन कर सके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन जो रेक्टेंगुलर है उसको हम क्लिक करके उसको हम फ्री हैंड कर सकते थे। अब जो है हम देख सकते हैं नॉट नेसेसरी, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में जैसे भी चाहे सिलेक्शन कर सकता है। कुछ नोट्स इधर का सिलेक्ट किया, नीचे का नहीं सिलेक्ट किया, इधर का सिलेक्ट किया, बात समझ में आ रहा है। सो इरेगुलर फॉर्म में अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में शेप टूल ऑन करके फ्री हैंड ऑप्शन यूज़ कर सकते थे। फिलहाल हम रेगुलर कर लिए। तो ये नोड एडिटिंग के सारे ऑप्शंस अभी कवर हो गए हैं, तुम लोग को अभी फ़िलहाल एक बार चेक करना रहेगा, ठीक है।